प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 10वीं कक्षा का जो 9.1 मैंने चैप्टर शुरू किया था पिछले क्लास में। तो उसमें मैंने 2 सवाल बताया था हाइट एंड डिस्टेंस से। आज उसी चैप्टर को आगे लेके बढ़ेंगे। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में एक संदेश भी दिया था कि मैथ को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझे होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे। आज हम लोग तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, बड़ा ध्यान से समझेंगे। पहले सवाल को कहा जा रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए, और वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए ऊंचाई 3 मीटर और वह भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? फिसलन पट्टी आप सब शायद बच्चे जो है इसका ज़रूर खेलकूद में इस्तेमाल किए होंगे कि ये पार्क वगैरह में रहता है कि ये इस प्रकार से रहता होगा। आप देखे होंगे कि ये यहाँ पर सीढ़ी रहता है, सीढ़ी से बच्चे यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से जो है वह पैर फैला देते हैं और वो इस तरह से फिसल जाते हैं। तो ये फिसलन पट्टी है। इसमें 2 तरह का फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। दोनों का क्या क्या तरीका है ये ज़रा देखेंगे हम लोग। इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 1.5 मीटर और ये भूमि के आधार से 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसकी ऊंचाई है 3 मीटर और ये आधार से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। वैसे मैं बता दूं कि जितना हाइट होगा उतना तेज़ी से जो है नीचे की ओर फिसलन होगी। तो ये कम उम्र के बच्चों के लिए है, ये है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये है 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। एक 12 साल, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों, 12 तो नहीं, 5 साल से अधिक। ये 5 साल से कम, ये 5 साल से अधिक बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए। मतलब कुल मिलाकर के ये छोटे बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए। तो होता क्या है कि बड़े बच्चे को ज़्यादा उनमें स्टेमिना होती है तो वो तेज़ी से फिसलेंगे भी, और छोटे बच्चे को ज़्यादा तकलीफ ना हो इसलिए वो आराम से फिसलेंगे। इसीलिए तो हाइट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो है फिसलन ज़्यादा होगा। तो ये है। अब सवाल है कि इन दोनों का लंबाई क्या है? तो बहुत ही सरल है। प्रश्न से पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AB बराबर 1.5 मीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री और AC बराबर वाट। तो कितना सरल है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो PH किसका होता है? साइन। तो साइन 30 डिग्री बराबर AB बटा AC। 1/2 AB हो गया 1.5 मीटर, AC नहीं मालूम, तो AC बराबर 1.5 गुने 2 यानी 3 मीटर। अब सवाल मन में शायद आ रहा होगा कि आप कैसे समझ लिए कि यहाँ साइन लगेगा, टेन क्यों नहीं, कॉट क्यों नहीं, ये आप कैसे समझें? तो इसमें समझने के लिए ये है कि सबसे पहले एंगल यहाँ दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब। ये क्या होगा? आधार। ये क्या होगा? कर्ण। ये हम पहले ही बता दिया। अब मेरे पास लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना, तो रिलेशन PH में बनता है। लंब दिया हुआ रहता और आधार निकालना रहता तो इन दोनों में रिलेशन होता है, या आधार दिया रहता कर्ण, या कर्ण दिया रहता आधार निकालता, इन दोनों में रिलेशन। तो प्रश्न स्पष्ट है ना कि लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, तो P और H किस में होता है भाई? तो साइन में, क्योंकि कॉस में होता है B/H, आधार बटा कर्ण।
10 में होता है P/B यानी लंब बटा आधार। तो इसका अर्थ हो गया कि इसलिए यहाँ पर साइन है, बहुत ही सरल है। अब इसी में दूसरा के लिए देखते हैं कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, तो CD यहाँ हो गया, तो CD कितना है 3 मीटर। कोण CED कितना है भाई 60 डिग्री, और इसमें C निकालना, तो वही प्रश्न है, बस सिर्फ नाम और बीमाएँ बदल गई। तो तो साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री बराबर CD बटा CE, 60 डिग्री तो √3/2। CD कितना है भाई, तो 3 CE निकालना है। तो अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, CE बराबर क्या हो गया 3 दूनी 6 √3, परिमेयकरण कर देते हैं तो 6 √3/3, 3 2 जा 6 यानी 2√3 सेंटीमीटर। या फिर इसको अगर हम लोग 1.732 कर दिया तो 4 6 17 दूनी 34, 3 दशमलव इतना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दोनों का लंबाई निकल गया, दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई। आप लोग इसको उतारेंगे। सवाल नंबर 4 है, ये 3 नंबर था। मैथ के विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैथ आर्ट्स भी है। ये जब फिजिक्स के साथ मिलता है तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये हिस्ट्री के साथ भी पढ़ा जा सकता है इंटरमीडिएट में। तो कहने का अर्थ ये कला है, और कला के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। इसको रटने की चीज़ नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट के आधार पर चलता है, बस इसको समझना है कि कैसे ये होगा। और अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जो परेशानी क्रिएट करेगा। तो 4 नंबर सवाल ये कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु जो मीनार, तो मीनार मतलब टावर, इसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, एक बिंदु दूरी पर है। मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार के शिखर से उसका उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, बस ये जिस समय बनाना सीख गए तो हो गया। क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे भी बना सकते हैं। भूमि का एक बिंदु लिया, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार है, अब मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के साथ उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बना 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री बना। तो मीनार की ऊंचाई, कितना सरल। तो प्रश्न से भूमि पर C एक बिंदु है जो मीनार AB से के पाद B से 30 मीटर की दूरी पर है, अर्थात BC बराबर 30 मीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, AB बराबर 8। बहुत ही सरल। अब ये सामने वाला क्या हुआ लंब, ये क्या है आधार, ये कर्व। तो ये मांग रहा है, ये दिया, तो दोनों में कौन सा रिलेशन P और B, तो PB किस में है 10 में। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या हुआ है AB बटा BC। 10 30 का वैल्यू 1/√3, AB नहीं मालूम, BC 30। अब
तो AB बराबर 30/√3, √3/√3, 30√3/3 यानी 10, तो 10√3 सेंटीमीटर या 10 गुना 1.732 तो 17.32 सेंटीमीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 सेंटीमीटर या 17.32 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने देखा कि ये 4 नंबर सवाल था जो बहुत ही सरल। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग मैथ के प्रति जो है प्रैक्टिस को ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ हमारा उतना ही अपना होता चला जाएगा, इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, सवाल भी सरल तरीके से बनता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर हर तरफ से जो है लाभ ही लाभ है। करना इसको कुछ विशेष नहीं है, बल्कि सिर्फ ध्यान देना है कि किस प्रकार जो है मैथ को कवर किया जा सकता है। तो उसमें क्या है कि अब देखेंगे कि बड़े से बड़े खिलाड़ी स्टार को भी, जैसे आप क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर को मान लें या ब्रायन लारा को मान लें, या फिर जो है अन्य खेल में टेनिस में सानिया मिर्ज़ा को मान लें, तो जो भी बहुत ऊंचे खिलाड़ी हैं वो सब बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके उतना परफेक्ट अपना जो है परफॉर्मेंस देते हैं और लोग उनको उतना ही सराहना करते हैं। तो इसका अर्थ है कि अगर हम लोग गणित को पूरा प्रैक्टिस करें, जैसे जो भी अभी मैं सवाल बता रहा हूँ वीडियो के मार्फत से, तो आप उन सभी सवालों को बारी बारी से बार बार वीडियो को देख करके पॉज करके कहाँ क्या छूट रहा है उसको, जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन करके बारंबार देख करके उसको पहले प्रैक्टिस में लाना है। और जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा फिर उसके बाद तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज मैंने 2 सवाल बताया, उस दोनों सवाल को पहले रीड करना है, क्या रहा है, सर क्या किए हैं, बोर्ड पर क्या मैंने बताया, ये सब को देखना, वॉच करना है। इसके बाद क्या करना है कि इसी से मिलता जुलता अन्य किसी बुक से या अन्य कोई सवाल को पर ट्राई करना है। जैसे मैं आज 4 नंबर तक बताया, तो 5वां नंबर ट्राई करना है, 6ठा नंबर ट्राई करना है, 7वां करना है, 16 तक सवाल है NCERT में तो 16 तक ट्राई करना है। और भी कोई प्रकाशन की किताब हो तो उसको ट्राई करना है। आज जैसे आप ट्राई करते जाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं धीरे धीरे, मतलब मेरा ये कहना नहीं कि आप करो, आज जैसे ही करोगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जब थोड़ा सा समय लगेगा, शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आप ये भूल जाओ कि नहीं हर सवाल को रटना है, ये नहीं होना चाहिए। बना बनाया चीज़, जैसे मैं आज 16 सवाल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बस ये इसको रट जाना है और इससे जो परीक्षा में पूछा जाएगा उसको जवाब दे देना है, मार्क्स ले आना है और अपने आप को संतुष्ट कर लेना है, एकदम नहीं। बल्कि करना ये है कि सवाल को सीखना है, हर एक सवाल को सीखना है और हर एक तरीके को सीखना है, तब जा कर के आप परफेक्ट हो सकते हैं और मैथ में अपने आप रुचि फिर बढ़ने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास में देखेंगे अगला 2 सवाल। धन्यवाद।